नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। उमेश जी, अमेरिकन फोर्सेस बांग्लादेश में क्या कर रही हैं? सुना है कि ढाका में उनके करीब करीब 150 के आसपास अधिकारियों ने डेरा डाला हुआ है। देखिए, अभी बात आ रही है कि अमेरिकन फोर्सेस उनकी जो ट्रांसपोर्ट प्लेन है CJ-130 में वो पहुंची है बांग्लादेश, और वो वहां पे चट्टोग्राम में कहाँ पे ठहरे हुए हैं। और ये बताया जाता है कि भारत के बॉर्डर के पास भी है और म्यांमार के बॉर्डर के पास भी है। अब अमेरिका ने शेख हसीना से डिमांड किया था कि हमें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए। शेख हसीना ने मना कर दिया। उसके बाद उनको भागना पड़ा और मोहम्मद यूनिस को इंस्टॉल किया गया। मोहम्मद यूनिस एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यूएस में जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, वो परस्यू कर रही है ये जो पॉलिसी है कि भारत का जो ईस्टर्न इंडिया है उसको वहां पे क्रिश्चियन स्टेट बनाना है, और हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वो भारत से अलग करने की एक तरह से साजिश है। देखिए, जो मोहम्मद यूनुस है वो CIA के स्टूज है, और हमें ये भी मालूम है कि अमेरिकन खुफिया तंत्र भारत को भी तोड़ना चाहता है, भारत के नॉर्थ ईस्ट को। इसके लिए वहां पे पहले कन्वर्शन रैकेट चलाया गया। अब वहां पे मिलिट्री बेस बना के वो पहले म्यांमार के अंदर मिलिट्री जुंटा, जो चाइनीज समर्थित मिलिट्री जुंटा है, उसको एक तरह से उखाड़ फेंकेंगे, वहां पे अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे। फिर वो भारत के अंदर भी वो सेम टूलकिट करने वाले हैं। देखिए, नेपाल के अंदर आपको मालूम है क्या हुआ। नेपाल के अंदर वहां पे ISI ने एक तरह से पूरा जो गेम था ISI ने बैठा के रखा था, और उनको पूरा सपोर्ट मिल रहा था CIA के कारण। अब जैसे ही उधर जेन जी का जो एक तरह से विशाल समूह उमड़ा, उन्होंने वहां की कम्युनिस्ट सरकार को धाराशाही कर दिया, और वहां पे अभी इंटरिम सरकार है। सिमिलरली वो भारत के अंदर भी कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। वो भारत के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जैसे अभी बंगाल है, बिहार है, आसाम है, तीनों स्टेट में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वो बोल सकते हैं कि हम अमेरिकन फोर्सेस डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने के लिए हम भारत के इस भाग को अब स्वतंत्र मान सकते हैं। अमेरिका कर सकता है, इसके लिए तभी तो वो फोर्सेस लेके आ रहा है। भारत को तोड़ने का एक तरह से लॉन्ग टर्म प्रोपेगेंडा है। फर्स्ट इनका एक ही चीज रहेगा कि वो चाइना को डील करेंगे, चाइना के बाद वो भारत के ऊपर भी वो ये षड्यंत्र वो अपना रखेंगे। आप ये देख लेना, वो होने वाला है। और एक चीज देखिए, एक तरफ से जहाँ पे वो प्रधानमंत्री मोदी जी को विश कर रहे हैं, बोल रहे हैं इंडो अमेरिकन टाइज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, उसी समय मुल्ला मुनीर जो है शहबाज शरीफ के साथ जाके मिलने वाला है अभी UNGA के समिट के अंदर। और ISI और CIA दोनों मिल के काम कर रहे हैं ताकि भारत के नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज किया जाए। एक चीज देखिए, मुल्ला मुनीर ने ये भी बोला है कि नेक्स्ट टाइम जो हमारा अटैक होगा, इट विल स्टार्ट फ्रॉम द ईस्ट। तो ईस्ट में किससे करेंगे? क्या वो नेपाल से करेंगे या बांग्लादेश से करेंगे? वी डू नॉट नो। पर भारत ने एक तरह से नेपाल के अंदर अपने पैड बनाना चालू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मैसेज आज नेपाल के अंदर जो भारतीय एम्बेसडर है, वहां की प्रधानमंत्री इंटरिम प्रधानमंत्री से मिलके उन्होंने कन्वे भी कर दिया। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1200 करोड़ का इंटरिम पैकेज भी अनाउंस किया है फॉर द न्यू गवर्नमेंट इन नेपाल। तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए, सेफगार्ड रखने के लिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। बट जी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बांग्लादेश। बांग्लादेश के अंदर अमेरिकन फोर्सेस आना, तो कहीं ना कहीं ये ISI के साथ जो है मिल के काम करेगा और भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। उमेश जी, क्या ये माना जाए कि आने वाले दिनों में चाइना और यूएस जो है वो म्यांमार में आमने सामने होंगे? लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि एक तरफ तो यूएस चाइना के साथ भी अपनी ट्रेड डील को फाइनल बता रहा है कि हम लोग बड़े जल्दी बहुत बड़े समझौते पर पहुंचने वाले हैं, और दूसरी तरफ म्यांमार में घुसकर चाइना को चुनौती देने की तैयारी में है अमेरिका। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को कोई एक तरह से फेस वैल्यू पे लेना बेवकूफी है, क्योंकि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, चाइना और अमेरिका हिस्टोरिकल एनिमीज हैं और रहेंगे।
और आप ये भी देख लीजिए सितंबर 3 को जो विक्ट्री परेड हुआ था, चाइना ने डेमोन्स्ट्रेट किया हमारे पास मिलिट्री वेपन्स है। डायरेक्ट चैलेंज है फॉर अगेंस्ट द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन हीजीमनी। तो इसके लिए अब जो फर्स्ट कैजुअलिटी आपने नेपाल में देख ली, सेकेंड आप म्यांमार में देखेंगे। पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स की डील कर ली है, उधर $500 मिलियन देके बलूचिस्तान में उन्होंने डील कर दी है, और अफगानिस्तान में भी वो बगराम एयरबेस पे आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका वापस एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहा है। वो अपना लिमिटेड बेस बनाना चाहता है कि कल अगर भागना पड़े तो वो आराम से भाग सकता है। तो ये सब चीज वो कर रहा है ताकि वहां पे ट्रबल भी कर सके, और अगर कोई जवाबी कार्रवाई हो सके तो अपनी फोर्सेस को जल्दी निकालना चाहता है। दिस इज द पॉलिसी ऑफ अमेरिका राइट नाउ। और खबरें तो ये भी आ रही हैं कि जो अमेरिकन अधिकारी पहुंचे हुए हैं सेना के और वायुसेना के बांग्लादेश, उन्होंने पटेंगा नाम का कोई एयरबेस है बांग्लादेश आर्मी का, उसका भी दौरा किया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या ये बॉर्डर एरिया का दौरा कर रहे हैं? तो फिर तो भारत की चिंताएं बढ़ रही है ना एक तरह से, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए अब एक तरह से मरा जा रहा है, तो तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर उन्होंने देख लिया है और सिर्फ मिलिट्री एक्शन की बात नहीं की है। तो कहीं आपको लगता है कि गुपचुप तरीके से कोई बड़ी प्रॉब्लम वो भारत के लिए क्रिएट करना जा रहा है बांग्लादेश में बैठकर? डेफिनेटली अमेरिका एक तरह से भारत का जो वीकेस्ट पॉइंट है, हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उसके ऊपर नजर लगा के रखा है। पाकिस्तान भी वही कर रहा है। दोनों को समझ में आ गया है कि भारत की जो वीकेस्ट पॉइंट है वो उनकी सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और इसके लिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, एनएसए के अजीत डोभाल, सीडीएस, मिलिट्री चीफ, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्टेट मिनिस्टर है, डिफेंस सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो चीफ है, वो अभी कलकत्ता में मिले भी हैं। और वहां पे प्रधानमंत्री ने एक तरह से उनको बोल भी दिया है कि आप जो भी डिसीजन लेना चाहें आप ले सकते हो। इंटर मल्टी मिनिस्ट्री कोऑर्डिनेशन हो रहा है विद इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स। इसका मतलब ये है कि आगे एक साल में तीनों बॉर्डर स्टेट जो हैं, भले ही वो बंगाल हो या आसाम हो या बिहार हो, तीनों में इलेक्शन हो रहे हैं। और अभी मोदी जी मिजोरम भी जाके आए और वहां पे एजवाल में उन्होंने वहां पे रेल लिंक्स भी इनॉग्रेट की है। अगर फ्यूचर में डिप्लॉयमेंट करना पड़े हमारी फोर्सेस को, इमीडिएटली हम डिप्लॉय कर पाएंगे। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? जनरल वीके सिंह। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत अपनी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक तरह से कार्य कर रहा है। कितना बड़ा खतरा है इससे लगा सकते हैं आप हिसाब। हमें ये नहीं देखना है कि पाकिस्तान क्या करने वाला, पर भारत क्या कर रहा है वो देखिए। सेकंड, अमित शाह जी ने भी बोला है कि उन्होंने पुलिस ब्यूरो को बोल दिया है कि जितने भी जो आंदोलन हो रहे हैं 50 साल, लास्ट 50 साल में जितने भी आंदोलन हुए हैं, उन सबका आप डेटा तैयार करिए। उनकी फंडिंग कैसे हुई है, उनका मोटिव क्या है, ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, क्राउड मोबिलाइजेशन कैसे हुआ है, और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पीआई लग रही है, सबका आप इसको स्टडी करिए, पैटर्न समझिए, ताकि देश के अंदर वापस ये प्रॉब्लम ना आ जाए। तो सोचिए, देश के अंदर होम मिनिस्ट्री, फिर बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री are coordinating with our intelligence and paramilitary forces in supervision of the prime minister। ये बताता है कितना बड़ा खतरा है। आप इस चीज को इसी से पता लगा सकते हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो बार बार सामने आई है ना कि भारत तो 2.5 फ्रंट पर लड़ता है। एक तो अंदर बैठा फ्रंट है, अगर आप 3 कृषि कानूनों की बात करें, सीए की बात करें, एनआरसी की बात करें, तो दिल्ली या पूरे देश की सड़कों पर किस तरह की तस्वीर थी? कौन लोग हैं जो इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके सड़कों पर बैठ जाते हैं? कौन उनकी फंडिंग करता है? आखिर इन धरने प्रदर्शनों के पीछे कहीं ना कहीं तो खुफिया तंत्र जो है अमेरिका का, उसका हाथ रहता ही है ना। आईएसआई का हाथ भी रहता है। आईएसआई को फंडिंग कौन करता है? अमेरिकन खुफिया तंत्र। तो ये तो पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक चीज और है उमेश जी, आप रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े वकील, तो उनकी फंडिंग भी तो कहीं से होती होगी।
देखिए वही तो मैं बता रहा हूँ, भारत के अंदर जो जितने भी ये जो रोहिंग्यास है जिनके लिए अपियर करते हैं, जो वकील अपियर करते हैं, उनकी फीस करोड़ों रुपए में, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कौन उनको जुडिशियरी में एक तरह से उनको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये बहुत जरूरी है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लाख एनजीओ की जो फंडिंग है वो विदेशी फंडिंग बंद कर दी है, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने जो जो एक फंडिंग एक का रूट है वो खत्म कर दिया, पर इनडायरेक्ट वे से बहुत सारी फंडिंग भी हो रही है। इनफैक्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बताया जाता है कि बहुत सारे फंड्स यूएस से ट्रांसफर हुए, तो बताए गए थे कि दीज आर बीइंग डन फॉर आईटी सर्विसेज। वो आईटी सर्विसेज के लिए नहीं था, वो प्रोपेगेंडा करने के लिए था ताकि मोदी सरकार हार जाए। तो इन्होंने ये भी मेथड अपनाया है टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। इससे पहले फेसबुक ने आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का नाम भी सुना होगा कि कैसे उन्होंने फेसबुक के थ्रू कांग्रेस के इन फेवर में उन्होंने डेटा लीक किया था। 2016-17 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक कंपनी थी, वो भी एक तरह से उन्होंने गुजरात इलेक्शंस में कांग्रेस के फेवर में हवा बनाने की कोशिश की है। तो ये सब चीज बताती है कि दिस इज अ रेजिम चेंज ऑपरेशन, अभी से नहीं चल रहा है, स्टार्टिंग से ही चल रहा है। और भारत में अगेंस्ट भारत को वीक करने के लिए कितने सारे मूवमेंट्स चल रहे हैं हमें भी नहीं मालूम। आमिर खान की जो दंगल है वो भारत के अंदर 600 करोड़ कमाती है, पर चाइना में 1300 करोड़ को कमाती है। अब सोचिए चाइना में इतने बड़े कहां से फाइन आ गए। भारत की पॉपुलेशन इज इक्वल टू द चाइनीज पॉपुलेशन, फिर भी सुपर हिट फिल्म 600 करोड़ ही कमाती है। और चाइना के अंदर जिसमें हिंदी कोई जानता नहीं है, वहां पे आमिर खान को इतने लोगों ने देखा कि उसने उसने 1300 करोड़ कमाए। ये सोचने वाली बात है। सेकेंड, आप ये देखिए कूड़म कुलम रिएक्टर के ऊपर उदय कुमार ने जो प्रदर्शन किया था वो हमने देखा था, क्योंकि वो रिएक्टर हमने रशिया से बनवाया था और उसके अगेंस्ट अमेरिकन फंडेड एक एनजीओ, एक अमेरिकन एनजीओ ने फंड किया था वो प्रोटेस्ट को। फिर देख लीजिए ट्यूटिकोरिन में वेदांता का जो प्लांट था, उसको आप देखिए कि वेदांता का प्लांट भारत का 40% कॉपर प्रोडक्शन करता था। वी वर द नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ कॉटन। वो प्लांट बंद हुआ, वी टर्न इनटू इंपोर्टर्स। जितने भी थोड़े दिन पहले हम अपनी अग्नि मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले थे उत्तराखंड के बॉर्डर में, वहां पे एक एनजीओ ने एक पिटीशन डाला कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ बहुत बड़ा जो व्हीकल जाएगा वहां पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा वहां पे। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि हम अपने देश में अब मिसाइल भी नहीं ले जा सकते अपने देश में। इसके लिए भी प्रॉब्लम है उन एनजीओ को। तो ये सब चीजें जो बताती है दीज आर मोटिवेटेड एजेंडा, इनको फ्लैग करना जरूरी है। भले ही आपके पास राइट्स है, बट दीज राइट्स कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ टेररिस्ट एज अ मार्टर। जो देश के अगेंस्ट काम कर रहा है वो हम अलाउ नहीं कर सकते। इंटरनल सिक्योरिटी जो है एक तरह से इसको वीकन करने की कोशिश की जा रही है, और अमेरिकन फोर्सेस उधर होगी तो भारत का कोई राज्य के अंदर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, लिंग्विस्टिक इश्यूज बना सकते हैं और सडनली बोलेंगे कि वो लोग देखो बोल रहे हैं इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडियन यूनियन, इसलिए अमेरिका डेमोक्रेसी का फ्लैग रख के हम इनको आजाद कराना चाहते हैं और भारत का विभाजन की इनका मंशा है। मेरा ये मानना है ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हमने देख लिया कि मणिपुर में क्या हुआ था। मणिपुर इज जस्ट वो बोलते हैं टेस्ट लेबोरेटरी। भारत के अंदर जितने भी एथनिक लाइन्स है, लिंग्विस्टिक लाइन्स है, उसको भड़काने की कोशिश किया जाएगा ताकि भारत की एकता और उसकी संप्रभुता को चोट पहुंचाया जाए और भारत के टुकड़े टुकड़े करने का प्लान है। ये सबसे बड़ा वार्निंग है। उमेश जी, जो म्यांमार है ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बॉर्डर के साथ तो कुछ ऐसी व्यवस्था भी है ना कि कुछ किलोमीटर तक भारत के लोग भी वहां जा सकते हैं और म्यांमार के लोग भी आ सकते हैं। और ये वो रास्ता है जहां से बहुत सारे हथियार जो है वो भारत के अंदर आते हैं, चीनी हथियार आते हैं, वहां से ड्रग्स का कारोबार भी होता है। नहीं, बरोबर बोल रहे हैं आप। 10 किलोमीटर का दायरा है कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे के यहाँ पे आ सकते हैं। आप बरोबर बोल रहे हैं कि वहां से चीनी जो जो आर्म्स है भारत के अंदर स्मगल हो रहे हैं और इट इज एन इम्पोर्टेंट ड्रग कॉरिडोर। तो ये बात क्लियर कट है और ये सब चीज एक तरह से आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने उसका भी संज्ञान लिया है और वहां पे भी वो एक कार्रवाई कर रही है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट।
और एक तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स है उसको उसको एक तरह से निपटाना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आज हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो 4,400 किलोमीटर का बॉर्डर है। इतना बड़ा बॉर्डर है कि जिसमें इतने जो जो इतना उधर डाइवर्सिटी है, लैंडस्केप्स है, माउंटेन्स है, झील्स है, इतना इजी नहीं है उसको करना। वहां पे एक तरह से इट इज अ नाइटमेयर फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस। और ये लोग जो हैं, जो लोकल से, वो टोपोग्राफी से पूरा उनको मालूम है कि कैसे उनको बचना भी है। तो एक तरह से मैं ये नहीं बोलूंगा कि चीनी हथियार रुक जाएंगे, उनको मालूम नहीं रहेगा, बट कहीं ना कहीं अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करें, ड्रोन्स का यूज करें, तो कहीं ना कहीं हम लिमिट कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए कि मणिपुर के अंदर जो हमने वहां पे जो पॉपी कल्टीवेशन है वो बंद करवाई है। सबसे बड़ा रीजन वही है कि जो ड्रग कल्टीवेशन है वो कर नहीं पा रहा है, और सीआईए इसके कारण अपना जो ओवरसीज ऑपरेशंस है उसकी फंडिंग करता था, वो भी नहीं कर पा रहा है। इसके लिए मणिपुर का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है। बांग्लादेश में ढाका में बल्कि अमेरिका का एक अधिकारी जो था संदिग्ध हालात में मारा गया था। ये जो सारी फोर्सेस इस वक्त आई हुई हैं वहां पर, अमेरिकन फोर्सेस जो पहुंची हुई हैं, क्या उससे भी उनका कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, जिस दिन वो मारा गया था उस दिन चाइना के अंदर विक्ट्री परेड हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर अमेरिकन फोर्सेस का स्पेशल कॉप्स का कमांडर मरता है तो समझ लीजिए ये मैसेज भेज रहा है चाइना। ये इंटेलिजेंस और कोवर्ट एजेंसीज का एक सिग्नल भेजा जाता है, डायरेक्टली नहीं बोलते हैं। अगर उन्होंने बांग्लादेश में मारा है वो यूएस कमांडर को, तो एक तरह से ये चाइना सिग्नल कर रहा है कि भैया इधर मत आओ। लेकिन उसके बावजूद अगर ये अमेरिकन फोर्सेस के अधिकारी यहां पहुंचे हुए हैं तो फिर तो चाइना को भी एक सख्त संदेश है ही। डेफिनेटली वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो चाइना को होने वाला है, क्योंकि म्यांमार के अंदर अगर मिलिट्री जुंटा अगर गिर जाती है तो चाइना को जो रायर अर्थ मिनरल्स जो मिल रहे हैं वो उसकी सप्लाई बंद हो जाएगी और वो अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगा। सबसे बड़ा खतरा वही है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि बलूचिस्तान में आएंगे पहले, फिर बाद में वो म्यांमार में जाएंगे। और आज जो आप देख रहे हैं 120 फोर्सेस है, वो म्यांमार के अंदर मिलिट्री रेजिम को चेंज करवाएंगे पहले, फिर उनका ऑपरेशन रहेगा भारत के अंदर। वो एक तरह से आईएसआई के साथ मिलके वो यहाँ पे जो जितने भी एथनिक ग्रुप्स है इनको आर्म्स सप्लाई करके भारत के यूनियन के खिलाफ रिवोल्ट करने के लिए बोलेंगे। फिर वो डेमोक्रेसी की बात करेंगे, बोलेंगे कि डेमोक्रेसी खतरे में है, इसके लिए हम इनके एक अधिकारों के लिए हम स्वतंत्र राष्ट्र की डिमांड करते हैं। ये क्लियर कट चीज है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नेक्स्ट 1 या 2 ईयर्स में होगा, पर जब जिस दिन चाइना खत्म हो जाता है उस दिन भारत का सबसे बड़ा शत्रु अमेरिका होने वाला है। अमेरिका चाहता है कि इस वक्त जो चाइना और भारत के बीच में दोस्ती बनी उसमें भी कहीं दरार आए, हो सकता है इसीलिए म्यांमार में डेरा डालने की उन्होंने सोची। देखिए, अमेरिकन सीक्रेट जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनका लॉन्ग टर्म विजन होता है। भारत के अंदर मोदी जी के पास एक विजन है। क्या नेक्स्ट गवर्नमेंट वो क्या मोदी जी का विजन अडॉप्ट करेगी? अब वो लोग क्या करेंगे, चलो मोदी जी को रहने दो, कितने साल रहेंगे हम, 4-5 साल रुक जाएंगे। 4 साल जब तक मोदी जी नहीं है तब तक वो नहीं करेंगे, पर 4 साल में वो अपनी सारी जो मिलिट्री जो है यहाँ पे एक तरह से उसको और स्ट्रॉन्ग करेंगे। और जिस दिन अगर मोदी जी नहीं रह सकता में दूसरा कोई नेता आ जाए, कांग्रेसी नेता, ये वापस वो चालू कर देंगे। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। और ये समझने वाली बात है। बहुत लोगों को लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, पर सर्टेनली ऐसा ही प्लान है। नहीं तो सेंट मार्टिन आइलैंड जरूरत क्या है उनको? व्हाई डू अमेरिकन नीड सेंट मार्टिन आइलैंड? हम तो कॉड में उनके साथ ही है ना, फिर उनको हमारे पर नजर रखने के लिए सेंट मार्टिन आइलैंड क्यों जरूरत है? हमारे साथ काम करने को बोलो। दे आर नॉट वर्किंग विद अस, दे वांट टू वर्क इंडिपेंडेंटली इन इंडियन ओशन रीजन टू मॉनिटर इंडिया, और इंडिया को ब्रेक करना है। सिंपल सी बात है। और मणिपुर के अंदर कौन सप्लाई कर रहा है इनको सारी चीजें? क्रिश्चियन नेशन की बात किसने की? ये डोनाल्ड लू क्या कर रहा है? सीधी बात है, इट इज अ लॉन्ग टर्म प्लान टू ब्रेक इंडिया। और सोचिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो क्वाड के लिए भारत नहीं आएंगे, लेकिन अब फिर से ये राग अलापना शुरू कर दिया कि मैं भारत आ सकता हूं क्वाड के लिए। तो एक तरफ तो आप चाहते हैं कि चाइना के खिलाफ भारत के साथ मिलकर काम करें, और दूसरी तरफ आप भारत के खिलाफ ही इस तरह के काम कर रहे हैं बांग्लादेश में बैठकर। डेफिनेटली वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीजें करेंगे कंफर्म। इसके लिए उनको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से उनको डायरेक्शन मिला हुआ है। वहां पे प्रेसिडेंट भी उसको ओवरटर्न नहीं कर सकता।
और ये चीज आप समझ लीजिए कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, और वो करेगा। भारत को ब्रेक करने के लिए ऑलरेडी राजीव मल्होत्रा ने बोल दिया है। तो फिर हम अगर उनकी बातों को अगर नहीं समझे तो ये हमारी बेवकूफी है। हमें आज भी लगेगा कि अमेरिका मत देखिए, अमेरिका के साथ ट्रांजैक्शन रखिए, बिजनेस करिए, ये सब रखिए, पर समझ लीजिए वो हमारा दुश्मन है। एक और एक चीज देख लीजिए, GTRI जो एक ट्रेड बॉडी है, उन्होंने भी बोला है कि वी शुड गो फॉर डिजिटल स्वराज मिशन। उन्होंने बोला है कि जीमेल है कि कल कल सोशल मीडिया है जितनी भी है वो पूरा अमेरिकन कंट्रोल्ड है। रशिया को जब बैन किया था तब सारी कंपनीज निकल गई थी। कल अमेरिकन कंपनीज इंडिया से निकल जाएंगी तो तो आप क्या करोगे? आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप पूरा आपका सोशल मीडिया अमेरिका का है, क्लाउड सर्विसेज पूरा जो भी है अमेरिका का है, आपका जो उतने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अमेरिका से चलते हैं, क्रिटिकल जो टूल्स जो होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स वो भी अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, सब जगह अमेरिकन चीज है। आपके पास खुद का क्या है? ये चीज तो रिस्क है ही हमको। वी हैव टू एक्नॉलेज द रिस्क। इंडोनेशिया में आपने देखा क्या हुआ, वहां पे सत्ता परिवर्तन की बातें चल रही है। फिलीपाइंस में हो गया थोड़े दिन पहले, वो भी देखिए। तो सब जगह जो भी भारत के साथ हाथ मिला रहा है वहां पे रेजिम चेंज चालू कर दिया है। फ्रांस में किया है, यूके में किया है, और इनफैक्ट मैं ये भी बता देता हूँ, टर्की भी जब नहीं माना तो वहां पे भी उनको एर्दोगान के खिलाफ चालू करवा दिया। तो अमेरिका कुछ भी कर सकता है। इट्स अ क्लासिक रेजिम चेंज ऑपरेशन, और इसके बाद वो वेपनाइज करेगा अपना डिजिटल सर्विसेज। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और हो सकता है कि इसी खतरे को भांपते हुए हमारे गृह मंत्री को ये कहना पड़ा है कि जो लोग पिछले 50 साल में भारत के खिलाफ भारत के अंदर बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पिटीशंस डाल रहे हैं, उन सब की फंडिंग कहाँ से होती है ये पता लगाया जाए। चलिए अब देखते हैं कि ये जो फोर्सेस आई हुई हैं कब तक बांग्लादेश में रहती हैं अमेरिकन फोर्सेस, और क्या क्या ये करती हैं। इनकी गतिविधियों पर तो वैसे भी आप समझ सकते हैं सैटेलाइट के जरिए भी नजर रखी जा सकती है। ऐसा तो नहीं कि पता नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मंशा जरूर इनकी खतरनाक है, लेकिन भारत सतर्क है। आपने सर इस विषय पर बहुत ही गहराई से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय सिया राम। जय सिया राम।